अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आइंदा माली साल के बजट से कबल सरमायाकार मोहतात, कारोबार सुस्त और अवाम बदएतमादी का शिकार नजर आते हैं। बजट का सीजन आते ही इक्तदार के ऐवानों और कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठी अशराफिया मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म नजर आती है। बड़े बड़े कारोबारी हजरात ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी बजट पर अपने इख्तलाफात बंद कमरों में हल करने में मशगूल हैं। नवीद कमर साहब, सलीम मानवीवाला साहब, शेरी रहमान साहिबा पर मुश्तमिल पीपल्स पार्टी के वफ़द ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की मौजूदगी में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब से मुलाकात की, मगर इस पूरे मंजरनामे में कहीं वो तनख्वाहदार तबका दिखाई नहीं देता जिसकी आमदन महंगाई के मुकाबले में सुकड़ती नजर आ रही हो। कहीं वो मजदूर नहीं दिखाई देता जिसकी उजरत अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों का साथ नहीं दे पा रही हो। कहीं जवान नहीं दिखाई देता जो रोजगार के मौके तलाश करते करते मायूसी का शिकार होता जा रहा है। हुकूमती हल्के मईशत में एतमाद की बहाली का दावा जरूर करते हैं, लेकिन अदादोशुमार दावों के बरक्स नजर आते हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के मुताबिक कारोबारी एतमाद 22% से गिरकर 13% रह गया। तकरीबन 70 से 80% कारोबारी इदारे नई सरमायाकारी मौखिर या महदूद कर रहे हैं, जबकि न्यू इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 2% तक गिर चुका, जो सरमायाकारी की तकरीबन मुंजमद होने की अलामत है। पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि उनसे बजट और आईनी तरमीम पर राब्ता नहीं किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौकिफ है कि वफाक पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर ना बजट पास कर सकता है और ना ही आईनी तरमीम मंजूर हो सकती है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर साहब का कहना है कि बजट में वोट के लिए इत्तेहादियों से मशावरत का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत 5 जून को बजट पेश करने के लिए नहीं, इसलिए बजट 10 जून को पेश होगा। हुकूमत की अभी तक की तैयारी नहीं थी बजट को 5 तारीख को पेश करने की, ना ही कोई कंसल्टेशन जिस लेवल पे होनी चाहिए अहलाइज से भी ताकि उनसे वोट ले सकें, वो भी कंप्लीट हुआ। तो ये फिर फैसला हुआ कि 10 तारीख को बजट जो है वो पेश किया। पीपल्स पार्टी नून लीग में मफादात का टकराव और कौमी हुकूमत की गूंज शेर इक़्तिदार में एक बार फिर कौमी हुकूमत की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ फवाद चौधरी साहब ने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी इस कौमी हुकूमत के लिए राजी हैं। ऐसे में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बजट और मुमकिन 28वीं तरमीम, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस और आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशस्तों के मामले पर इख्तिलाफ मौजूदा सेटअप के लिए मुश्किलात और किसी भी कौमी हुकूमत के लिए राह हमवार करने का सबब जरूर बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के दौरान नाम लिए बगैर पंजाब हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दावे किए जाते हैं कि हमने सूबे में ये काम किया, वो काम किया, ये सिर्फ और सिर्फ सदर जरदारी की वजह से है। उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम दी। काफी ऐसे सियासी जमातें हैं जो बड़े बड़े दावे कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने अपने सूबा में ये किया, वो किया, कोई मेट्रो शेट्रो बनाए, किसी एक शहर में कोई ट्रेन शेन चलाया, तो वो इसलिए कि सदर जरदारी की 18वीं तरमीम की वजह से। अगर सदर जरदारी सी पैक नहीं लेकर आता तो कहां से ये ऑरेंज ट्रेन बना के दिलवा देते अपना शहर को। और अब मैंने और आपने उस 18वीं तरमीम के जो आईनी तहफ्फुजात है वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को दिलवाना है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात नदीर अफजल चंद साहब ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस में पंजाब पुलिस की तैनाती पर सवाल किया। कहते हैं कि अवाम पूछ रही है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। वफाकी वुज़रा को NOC जारी करने पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पंजाब पुलिस की तैनाती है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इन लोगों को हक मिलेगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप वज़रा को NOC दे रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात है। PTI की अंदरूनी लड़ाइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा झड़प वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब के दरमियान हुई। सोहेल आफरीदी साहब की 10 जून की एहतजाजी कॉल पर शेख साहब ने तनकीद करते हुए कहा था कि हमारे लीडरान एहतजाज की कॉल दे देते हैं और बाद में पार्टी को उनका भरम रखना पड़ता है। आज जवाब में वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि शेख साहब अगर 10 जून के एहतजाज आ सकते हैं तो शिरकत करें, वरना किसी की आलाकारी ना करें। शेख साहब अगर आ सकते हैं वो वहां पर शिरकत करें, वरना जो है किसी की अलाकारी ना करें। उधर मशरिकी वुस्ता में जंग के इम्कानात दोबारा सर उठाने लगे। अमेरिका की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने ईरान के ड्रोन कंट्रोल ग्राउंड स्टेशन और मिलिट्री साइट्स पर हमले किए, जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। तहम इन डेवलपमेंट्स के बावजूद दोनों फरीकैन की जानिब से अमन मुआहिदे के वाज़े इशारे भी दिए जा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह कह दिया कि वो ज़ाती तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब से मुलाकात करना चाहेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े नाम, सीनियर नाम कमर जमान कायरा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गिलगित बल्तिस्तान को बहुत करीब से देखा, उसके अफेयर्स पे उन्होंने नजर रखी एंड ही सर्व्ड ऑन की पोजीशंस इन गिलगित बल्तिस्तान एज वेल। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो कायरा साहब ये जरूर बताइएगा कि मीडिया में इन खबरों के बड़े चर्चा है कि पीपल्स पार्टी से नून लीग किसी तरमीम से मुताल्लिक मुलाकातें हो रही हैं, बातचीत हो रही है और एक तरह से एक दबाव ज़रूर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के शेयर से मुताल्लिक गुफ्तगू या कोई कंसेंसस डेवलप हो सके। क्या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा राब्ता नून लीग की जानिब से आपकी पार्टी क़यादत के साथ हुआ है जिसमें नून लीग ने ये इजहार किया हो कि वो ये करना चाह रही है? अलीना, मेरे इल्म के मुताबिक तो अभी तक कोई फॉर्मल डिस्कशन मेरी जमात के साथ या कोई फॉर्मल ड्राफ्ट होता है ना कि कोई तजावीज आई हो, ऐसी सूरत में मेरी क़यादत के साथ या किसी कमेटी के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुई। बाकी हेर से मैं किसी प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए, कभी किसी जगह तकरीर करते हुए, कभी किसी और प्रोग्राम में, उसके अंदर ये बातें जरूर होती रही है कि मौजूदा NFC के फार्मूला के ऊपर कि जी फेडरेशन के पास वसाइल कम रह जाते हैं, सूबों के पास ज्यादा चले जाते हैं और हमारे क्योंकि रिसोर्सेज इतने जनरेट नहीं हो रहे, इतना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हो पा रहा, तो सूबों का शेयर है उसको ठीक करना चाहिए। ये जनरली बातें हैं। अभी तक किसी ने फॉर्मली हमारे साथ इस पर डिस्कशन मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं की है। राइट। और इसी तरह बाकी चीजें भी है। लोग कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम कोई सूबों की बात करता है, कोई और चीजें छेड़ता है। तो मेरी जमात बुनियादी तौर पे जिन चीजों का जनरली, यानी अगर BISP के बारे में कोई बहस रही कि जी BISP को सूबों के हवाले कर देना चाहिए या सूबे इसमें कंट्रीब्यूट करे, उसके ऊपर मेरी जमात का एक वादे मौकफ पहले भी था, आज भी है। इसी तरह बाकी चीजों के ऊपर लेकिन कोई फॉर्मल तजवीज अभी तक सामने नहीं आई। राइट। मैं कह साहब BISP से मुतालिक भी जो आप लोग की अब भी, और आपने जिस तरह से मेंशन किया कि बिलावल साहब ने भी क्लियरली इसको स्टेट किया था कि कुछ सियासी जमातें इसको बंद करना चाहती हैं, मैं इससे भी मुतालिक बात करूंगी। लेकिन उससे पहले इतला चूंकि ये है कि बजट के मामले पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफात हैं वो नून लीग के साथ अपनी जगह मौजूद हैं और एक गिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट के हवाले से वो ये है कि उनको बिल्कुल अभी तक ताहाल एतमाद में नहीं लिया गया, जिसकी तस्दीक गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी की कि हमें मशावरत अभी करनी है और बजट पर जो पीपल्स पार्टी के कंसर्न्स हैं वो भी अब तक दूर नहीं हो सके। सो बड़े एतराज़ात कायरा साहब बजट से मुताल्लिक आपकी जमात के हैं क्या? अब पहली बात तो ये है कि मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में नहीं हूं, तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता तहफ़्फ़ुज़ात क्या है। जनरली मैं बता देता हूं आपको। तो वो ये है कि जब ये हुकूमत बनी तो इस गवर्नमेंट के साथ मुस्लिम लीग के जमात के साथ पीपल्स पार्टी का जमाती तौर पे एक एग्रीमेंट लिखा गया और उसमें लिखा गया कि हम हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये लेजिस्लेशन से पहले वो माली मामलात में हो, सियासी मामलात में हो, दीगर इश्यूज के ऊपर हो, वो हमें एतमाद में लेंगे। अगर एतमाद में नहीं लेंगे तो हम उसके ऊपर अपना तहफ़्फ़ुज़ जाहिर कर देंगे। यही होता रहा। जब भी कोई लेजिस्लेशन होती है या कानून साजी होती है, अगर हमें पहले एतमाद में ले लेते हैं तो हम उस पर ऊपर अपनी राय दे देते हैं, एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर वो ले कर देते हैं हमसे मशवरा किए बगैर तो पीपल्स पार्टी उस पर अपना नुक्ता नजर ऐवान में दे देती है, फिर बाद में तलखी के साथ जाके ठीक होता है। बजट का भी हमारे साथ तय था। सो बजट की तजावीज बन गई है। बेहतर तो ये होता है कि अब तजावीज बनाते वक्त तय करें हमारा बजट है क्या। बजट में मेजर हिस्सा तो बजट का है डेट सर्विसिंग, डेट रिटायरमेंट, तो वो तो तयशुदा है, उसमें क्या तब्दीली हो सकेगी। इसी तरह डिफेंस एक्सपेंडिचर, उसमें क्या तब्दीली हो सकेगी। जो सिविल सर्विसेज या सिविल गवर्नमेंट के रनिंग का एक्सपेंडिचर है उसमें क्या कमी हो सकेगी। वो तो तनख्वाहें हैं, पेंशन हैं, बाकी तो जो मेजर पोर्शन है जहां पे कुछ चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं वो PSDP है। तो PSDP के ऊपर पहले से वहां भी थोड़ी स्पेस होती है, इसलिए कि अगर आप किसी एक सूबे को या किसी एक साइड को या किसी एक सेक्टर को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहें, माजी की प्रेफरेंसेस भी देखनी पड़ती हैं, ऑनगोइंग स्कीम्स को कितने पैसे देने होते हैं, ये सारा कुछ देख के तो PSDP यानी डेवलपमेंट प्लान जो होता है वही है जिसके अंदर आप अपनी प्रायोरिटीज दे सकते हैं। या फिर पॉलिसी इश्यूज होते हैं कि आप टैक्सेस में कौन से टैक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं,
कौन से सेक्टर को सपोर्ट करने जा रहे हैं, कौन से सेक्टर को टैक्सेस की छूट देंगे, कहाँ टैक्स ज्यादा एनफोर्स करेंगे, उसके ऊपर आप अपनी राय देते। तो वो क्योंकि बिलावल साहब 31 तारीख को गए थे गिलगित बल्तिस्तान में अपनी कैंपेन पे, और वो 5 तारीख तक उनके जलसे हैं। 5 को वो गिलगित में जलसा करने के बाद 5 को शायद आ सके, और अगर जलसा शाम को हुआ तो फिर शाम को तो फ्लाइट नहीं होती, सो वहां शायद फिर वो अगले दिन वापस तशरीफ लाएं, और उनके साथ गवर्नमेंट जो है वो फिर मुज़ाकरात कर लेगी। उनके साथ कमेटी लेवल पे तो शायद शेयरिंग हुई हो, लेकिन उस लेवल पे शेयरिंग नहीं है, लिहाजा उसकी शेयरिंग कर ली जाएगी। राइट, बट कायर साहब अभी 5 जून के बजाय गवर्नमेंट को भी आगे ये डेट करनी पड़ी बजट के ऐलान के हवाले से, और 10 तारीख की गई। अब इसके हवाले से भी बड़ी चमगोइयां हो रही हैं कि उससे कबल आया कि जो 28वीं तरमीम का मामला है वो, और जो कि आपने कहा कि अभी तक फॉर्मली अगर इस पर कोई गुफ्तशरीद नहीं हो सकी है, लेकिन चमगोइयां अपनी जगह बरकरार है, स्पेकुलेशन अपनी जगह बरकरार है कि ये भी इस पर एक रजामंदी है, इसको इंश्योर करवाया जाएगा, और उसके लिए कोशिशें कहीं ना कहीं किसी न किसी सतह पर हो रही है। 28वीं तरमीम एक अलग इशू है, वो तो जब होगी तब होगी। बजट आज का इशू है, तो गवर्नमेंट कोई इस तरह का काम तो नहीं करेगी कि एक इरिटेंट ही बहुत होता है, बजट एक इरिटेंट होता है ना। गवर्नमेंट चाहेगी कि किसी एक सेक्टर पे टैक्स लगाना, हो सकता है हमारा ख्याल हो ना लगाएं, कम लगाएं, किसी जगह रिलीफ दें, फलां करें, तो उसके ऊपर ही बहुत लेदे होती है। कुछ ये कि आप ये भी हो और साथ 28वीं तरमीम का डोल भी डाल दिया जाए, तो फिर तो मैस क्रिएट हो जाएगा। सो ये बिल्कुल एडवाइजेबल ना है, ना ऐसा है। सो इस वक्त गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो तो बजट पास कराने की है, और बजट क्योंकि बिलावल साहब यहाँ नहीं है, 5 तारीख को अगर वो बजट पेश कर देते तो फिर बाद में क्या तजवीज़ लेनी होती है। उसलिए अगर 5 दिन एक्सटेंड किया गया है तो जून की, आपको याद है ना, 24-25 को भी जाके बजट पेश हुआ करता है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल, मिड तक भी। उससे पहले हमने 2 साल कबल तो चीन के दौरे की वजह से भी बजट को आगे पुश होते हुए देखा। बट कायर साहब, आपने BISP का जहाँ पर जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के हवाले से अब पोजीशन भी जरूर क्लियरली बताइएगा कि किस तरह से वफाक चूंकि बार बार कह रहा है कि अब उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो बोझ उठा सके, माली बोझ उठा सके इन प्रोग्राम्स का, तो आप लोग कैसे उसके ऊपर जो है वो मुसलसल या उसको बावर कराने की कोशिश करेंगे, या उसको मजबूर कर सकते हैं कि ये बोझ उन्हीं को उठाना होगा BISP का? लीना, एक बात समझिए, ये वो प्रोग्राम है जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का ख्वाब था, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, इसका नाम भी उन्हीं के नाम पे रखा गया। लकीली मैं इसका फाउंडिंग चेयरमैन था, और इस प्रोग्राम के तहत हमने जो पाकिस्तान का वल्नरेबल क्लास है, हमने उसको सपोर्ट करना शुरू किया। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा शानदार प्रोग्राम है जिसको सारी दुनिया में पजीराई हुई। पिछले साल के बजट में, इसी हुकूमत के पिछले साल के बजट में, हुकूमत को IMF की तरफ से कदगनों का सामना था और सब्सिडियां खत्म करवाई गई। एक वाहिद प्रोग्राम ये है सब्सिडीज का जिसमें 200 अरब रुपया IMF के कहने पे बढ़ाया गया। सो इस प्रोग्राम को सूबे ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं। सूबों ने अपना प्रोग्राम जो है पॉवर्टी एलिवेशन के सारे सूबों में चल रहे हैं, वो भी करने हैं, लेकिन मरकज की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये एक सपोर्ट जो है, ये पाकिस्तान की इक्वेशन की अलामत है। सो इसको खत्म नहीं करना चाहिए, इसको सूबों को नहीं देना चाहिए, बल्कि सूबों के प्रोग्राम चल रहे हैं। हाँ, अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए, और अगर इस वक्त वफाक के पास वसाइल के महासिल की कमी है तो फिर दीगर जराए डिबेट होने चाहिए। ये जो आम आदमी का बजट है, आम आदमी को सपोर्ट है, इसको क्यों कट, क्यों ना बाकी चीजों के ऊपर कट लगाया जाए, क्यों ना दीगर जराए देखे जाएं इनकम के। राइट, बट कायरा साहब, इस अपकमिंग बजट से मुतालिक भी जो बात की जा रही है, एक IMF के डिक्टेशन पर ये बजट होना, और तमाम जो अहदाफ है वो IMF की इंस्ट्रक्शंस पर ही सेट किए जा रहे हैं। टैक्सेस की इसमें ऑलरेडी लोगों में फियर्स हैं कि इसकी एक टैक्सेस की भरमार होगी इस बजट में। आम आदमी जो एक गरीब आवाम है, मुतवस्सित तबका है, वो इसका खमियाजा उठाएगा। उससे कबल ही आप देख रहे हैं कि प्राइसेस ऑलरेडी कितनी एक्सेलरेट कर गई हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपकी जमात जो है वो अवामी लिहाज से इस IMF के बजट को सपोर्ट करना चाहेगी? देखिए, IMF का बजट कोई बजट नहीं होता, ये एक ऐसी गलत टर्म इस्तेमाल हो रही है। आप IMF से डिक्टेशन ना लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए, कोई वो आपको मजबूर तो नहीं कर रहे ना। आप उनसे पैसे ना लीजिए, वो आप उनसे पैसे मांगेंगे अगले प्रोग्राम के लिए, आपसे बजट नहीं बन रहा, आप कर्ज लेना चाहेंगे, तो वो कहेंगे जी आपने हमारा पिछले सालों का ये पैसे देने थे, आपने ये रिफॉर्म्स, वो रिफॉर्म्स हमें क्यों कहते हैं करें। एक तो IMF का बेसिकली
ऑब्जेक्टिव ही ये है, उसकी वजह तश्कील ये है कि वो दुनिया के जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या किसी जगह किसी दुनिया के मुल्क में इकोनॉमी शेक हो जाती है तो वो इकोनॉमिक सपोर्ट से उसको स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम है। अब हमारे मुल्कों में अगर हम उनके पास जाते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा आपकी आमदन थोड़ी है, अखराजात ज्यादा है, हमारे पहले पैसे आपने नहीं दिए, तो आप ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें। तो ग्रेजुअली करते करते अब हम इतना डेफिसिट हो चुका है हमारा कि हम बहुत सारे वादे कर बैठे, एक गवर्नमेंट में नहीं कई गवर्नमेंटों में हम वादे करते हैं, सारे पूरे नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में IMF की कंडीशनैलिटी और सख्त हो जाती है। साहब 25 प्रोग्राम्स मतलब इट स्पीक्स वॉल्यूम्स के हम आज आप चाहें अलीना, आज आप चाहें आप कहें IMF को जी थैंक यू वेरी मच, हम आपके बाकी पैसे शेड्यूल के मुताबिक देते रहेंगे, हम आपके से कोई डिक्टेशन नहीं लेंगे, लेकिन फिर वो आपको फर्दर कर्जा नहीं देंगे। अब मसला ये है कि अगर IMF के प्रोग्राम से आप बाहर निकल गए और IMF ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर बाकी जो फोरम्स हैं, वो वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या बाकी जो फोरम्स हैं, वो भी आपको सपोर्ट फराम नहीं करते। मल्टीलेटरल छोड़िए, बायलैटरल भी फिर कम हो जाती है सपोर्ट जो है, और उसके नतीजे में बहुत बहरान पैदा हो जाता है। सो ये उनका कोई शौक नहीं है, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी को या पाकिस्तान की मईशत को स्टेबलाइज करने के तरीकेकार। अब गवर्नमेंट की आमदन बढ़े, अखराजात कम हो, अखराजात से ज्यादा आमदन हो, तभी अपना डेट रिटर्न कर सकेंगे ना। यही बात वो कह एब्सोल्युटली। कायद साहब, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब गुज़िश्ता रोज मेरे प्रोग्राम में थे और मैंने एक हवाला उनकी स्टेटमेंट का एक दिया था इब्तिदा में भी, मैं आप चाहती हूँ कि आप भी उस पर रिस्पॉन्ड करें, सुन लेते हैं। बिलावल भुट्टो साहब की बात याद आ गई मुझे, उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट से 2 तरमीमी हो सकती हैं, बार बार इसमें गुंजाइश नहीं होती है। आपने बड़े कंफर्टेबली कहा कि आइन में तब्दीलियां जो है वो, देखिए आइन में अमेंडमेंट हो ये ज्यादा बेहतर होता है बनस्बत इसके कि आइन मुअत्तल हो। कायद साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब से जब मैंने बिलावल साहब की स्टेटमेंट कोट करते हुए कहा कि क्योंकि वो कह रहे थे कि आइन में तब्दीलियां भी होती रहती हैं और बड़े कंफर्टेबली उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे ये बात जरूर अर्ज की कि बिलावल साहब ने कहा था कि एक पार्लियामेंट से 2 तरामीम काफी होती हैं, आइन ऐसा दस्तावेज नहीं जो बार बार तब्दील किया जाए। जिस पर डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की आपने भी सुना कि वो कहते हैं कि आइन में तरमीम बेहतर है आइन मुअत्तल होने से। आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पे, और ये नून लीग को कोडेड लैंग्वेज में बात करनी क्यों पड़ रही है? डू यू टेक इट एज अ थ्रेट? ये बात तो डॉक्टर साहब को बतानी चाहिए कि किस बात से उन्हें खदशा महसूस हो रहा है। आइन मुअत्तल तो मार्शल लॉ की सूरत में या कभी टेक ओवर्स की सूरत में होता है, और डॉक्टर साहब को किस बात से ये गुमान गुजरा कि कुछ ऐसा होने वाला है। और ये जुमला जो है अगर इसको और खोला जाए तो इसका मतलब तो ये है कि ये जो तरमीम है जो अभी इनके जहनों में है या लाना चाहते हैं, ये तजवीज, ये मैं नहीं कह रहा, अगर मैं उनके आर्गूमेंट को खोलता हूं तो मुझे यूं लगता है कि ये वो कह रहे हैं कि तरमीम उधर से आ रही है, अगर आपने ना पास की तो फिर आइन मुअत्तल हो सकता है। भाई वो तो कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट तो कह रही है कि हम मदाखलत का अमल बंद करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते मदाखलत करनी, आप हमसे क्यों डर रहे हैं? वो तो इस वक्त आपके साथ बड़े अच्छे माहौल में पाकिस्तान का आलमी वकार बेहतर हुआ है, उन्होंने बड़ी इकट्ठे काम किया है एक टीम वर्क के तौर पे। तो ये जो इब्हाम के सवाल हैं, सियासी इशूज है, हमें आपस में सेटल करने चाहिए। तरमीम, बिलावल साहब ने कहा 2 तरमीम काफी हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है और उसमें हालात और जरूरत के पेश नजर तरमीम होती रहती है। हिंदुस्तान के आइन में 100 से ज्यादा तरमीम हो चुकी है। तो ये तरमीम होना कोई जुर्म नहीं है, तरमीम क्या होगी उसके ऊपर बात हो सकती है। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब को भी चाहिए कि वो इस तरह के जुमले, एक हुकूमती अलग बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, समझदार बंदे हैं, उनको चाहिए कि इस तरह का जुमला ज़ूमैनी जो है वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे तो इब्हाम पैदा होगा, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बोझ होगा, इनके ऊपर भी बोझ होगा। राइट। कायद साहब, अब जरा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से मुतालिक मैं जरूर चाहूंगी कि क्योंकि इंतखाबी मुहिम जो है वो इस वक्त उरूज पे नजर आ रही है, बिलावल साहब आज भी तकरीर करते, अवामी इज्तिमा से खिताब मुसलसल आए रोज वो कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, दौरे। ये जरूर बताइएगा, उन्होंने 2 रोज कबल जो बात कही कि गिलगित बल्तिस्तान की अवाम फॉर्म 45 का बंदोबस्त कर लें और वो फॉर्म 47 की गारंटी वो खुद देते हैं। लेकिन यहाँ पर कायरा साहब, आपको पता है कि एक तासुर जो प्रिवेल इस मुल्क में करता है वो ये है कि फॉर्म 47 कहीं और से आता है। बिलावल साहब को ये यकीन कैसे है कि जो फॉर्म 47 उनके पास होगा वो सही होगा?
देखिए इस आर्गुमेंट को सियासी तनाजुर में देखिए, ये गुफ्तगू करते हुए एक बात है। तनाजुर क्या है कि तासर यह है, लोग भी अब बदिल से हो रहे हैं कि जी हम वोट डालेंगे, वोट तो किसी और का निकल आएगा, जी फला हो जाए। जिस तरह मिसट्रस्ट है, इस फिजा में एक लीडर को जाके अपने वोटर को क्या कहना है? वो कहते हैं कि भाई तुम फॉर्म 45 का बंदोबस्त करो, यानी तुम वोट डालो। तुम वोट डालोगे, वो वोट गिने जाएंगे, और जहां जाके वोट तब्दील हो जाते हैं वो फॉर्म 47 होता है। हम वो नहीं होने देंगे। अवामी दबाव का, हमको बंदूक तो बरदार थोड़े हैं। अवामी दबाव के जरिए हम कह रहे हैं कि हम अपने रिजल्ट तब्दील नहीं होने देंगे। हम अवाम का मैंडेट जो है वो तब्दील नहीं होने देंगे। लोगों को एतमाद हो, अगर लोग बदली में वोट डालने जाएंगे तो फिर टर्नओवर बहुत कम हो जाएगा। सो ये उन्होंने उनको तसल्ली दी है, और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। हमें तवक्को है, इलेक्शन कमीशन ने तो वहां कमजोरी दिखा रहा है बहुत, लेकिन और हुकूमती वज़रा जाके वहां तक तरक्याती काम भी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स भी कर रहे हैं, लैपटॉप भी बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को और वहां की केयरटेकर गवर्नमेंट को तगड़े होके इस इलेक्शन को फेयर कराना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को और बाकी हमारे इदारों को फेयर इलेक्शन की सूरत में जिसकी पार्टी की भी गवर्नमेंट बनती है वो उस पार्टी को हुकूमत बनाने देनी चाहिए। ये पॉलिटिकल प्रोसेस चलेगा तो ये बिरादरियों, कबीलों और मसलकों की सियासत जो है, इससे हमारी जान छूटेगी और सियासत मुस्तहकम होगी। और कायर साहब, आपने जिस तरह से ये बात कही भी कि जो कंसर्न्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यानी कि इस इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने के हवाले से वो मौजूद हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा सिर्फ पीटीआई नहीं करिए, जिसकी क़यादत को वहां पर दाखिला जो है वो मना किया जा रहा है। आई एम सॉरी टू कट यू। जो बात हम कह रहे हैं ना बार बार, वो ये है कि इलेक्शन जब भी पाकिस्तान में होते हैं या गिलगित में होते हैं, पिछले इलेक्शन में हम सबसे ज्यादा वोट लेने वाली जमात थे, लेकिन सीटें हमारी थोड़ी थी। तो ये लोगों को ये ज़हन में भाम रहते हैं ना, यहाँ पीटीआई कुछ कह रही है, बाकी जमातें कुछ कह रही हैं। लिहाजा अब अगर यही अमल चले, लोगों को इसी अमल के ऊपर वाद-ए-एतमादी हो जाए कि इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये तो हमसे छीना जाना है, वोट किसी और से निकल आने हैं, तो फिर क्या करने हैं वोट डाल के? तो ये आस्ता आस्ता लोग इस अमल से पीछे हटेंगे। जितना लोग इस अमल से पीछे हटेंगे, ये सियासी अमल कमजोर होगा। जितना सियासी अमल कमजोर होगा उतना मुल्क कमजोर होगा। राइट। कायर साहब, आप पंजाब पुलिस की भी गिलगित बल्तिस्तान में तैनाती, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस बहुत थोड़ी है। इलेक्शन एक बड़ी एक्सरसाइज होती है। एक जिले के अंदर जितने पोलिंग स्टेशन बने हैं, अब दिग्दामिर के अंदर फर्ज करें 4 सीटें हैं, वहां तो कोई 600-700 पोलिंग स्टेशन होंगे। उन पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वहां की पुलिस कितनी डिप्लॉय कर पाएंगे आप? सो आप बाकी सूबों से मदद तलब करते हैं, उनसे सपोर्ट लेते हैं, फेडरल इदारे भी बुलाते हैं आप, एफसी वगैरह भी, और आप तलब करते हैं पंजाब से, कश्मीर से। कश्मीर का क्योंकि अपना इलेक्शन शुरू होने वाला है, उनकी पुलिस शायद अवेलेबल ना होगी, तो पंजाब की पुलिस जो है और केपीके की मुझे तो नहीं पता, लेकिन केपीके की सूरत हाल, आपकी जमात के अंदर से भी ये पॉइंट रेस किया गया कि ये एक सवालिया निशान है पंजाब पुलिस। खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो पहले वहां लॉ एंड ऑर्डर में बहुत एंगेज्ड है, तो पंजाब की पुलिस का वहां जाना कोई अचंभे की बात नहीं है, ये हर इलेक्शन में जाती रही। लेकिन वो नदीम अफजल चंद साहब कह रहे थे ये सवालिया निशान है उनकी तैनाती गिलगित बल्तिस्तान में पंजाब पुलिस की। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आपको दीगर सूबों से, पंजाब में भी जब इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज के, तो कई दफा आपको बाकी सूबों से पुलिस मंगवानी पड़ती है। कश्मीर का इलेक्शन होता है तो पंजाब से पुलिस जाती है। ये बड़ा सूबा है ना जी, यहाँ पे पुलिस की तादाद बड़ी है, तो आप डिप्लॉयमेंट करा लेते हैं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ शरीफ साहब, वो मुझे क्यों निकाला कि एक अपने जो उनका बयानिया है उसको उन्होंने वापस से थाम लिया है। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्यों उनकी वापसी नजर आ रही है, क्या कोई वजह इसके पीछे मौजूद है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। असद उमर साहब, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, साबिक वजीर खजाना, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। असद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ इसी बजट से मुताल्लिक, जो कि आवाम ऑलरेडी एक महंगाई और जिस किस्म के जो नंबर्स, इकोनॉमिक नंबर्स, वो बहुत परेशान कौन है। आप तवातुर के साथ उस पर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, अलीमा खान साहिबा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब को मशवरा दिया है कि वो बजट तब तक पास नहीं करें जब तक इमरान खान साहब की
मुलाकात उनकी फैमिली से नहीं हो जाती। आप इस तजवीज़ को असद साहब सपोर्ट करेंगे कि उनको ऐसा ही करना चाहिए, या इससे आपके ख्याल में मुश्किलात मजीद पैदा हो सकती हैं? देखिए, जाहिर है उनको बिल्कुल इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, और जो कोई भी बातचीत का जरिया है इस वक्त, अभी भी मोहसिन नकवी जो है उनके साथ मुलाकात हुई थी इनकी, और सो इसका मतलब कोई ना कोई कम्युनिकेशन चैनल तो खुला है ना, आपस में कोई बातचीत हो रही है, उसके जरिए ही जरूर होना चाहिए। और चले बराह रास्त सोहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं होती तो सोहेल अफरीदी जो है वो बजट का एक ड्राफ्ट बना के जो उसके चीदा जो हाईलाइट्स हैं वो भिजवा दें, अपने लॉयर वकील के जरिए वहां पे भिजवा दिए जाएं। ये कोशिश तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं होता तो ये मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि अगर आप देखें बजट पास नहीं करेंगे तो इफेक्टिवली कानून ये कहता है, अब जाहिर है अब आप कहेंगे कि भाई कानून कौन सा मुल्क के अंदर बाकी कौन सा कानून चल रहा है, लेकिन कानून ये कहता है कि जुलाई 1 से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है ना, फिर वो पेमेंट्स किसी भी चीज की नहीं कर सकती, तो इफेक्टिवली हुकूमत जो है ग्राइंड्स टू अ हॉल्ट। और जाहिर है उसके साथ ये जो गवर्नर रूल की बार बार धमकियां देते हैं उसके लिए भी रास्ता खुलता है, तो वो ऑब्वियसली कि वो एक आसान फैसला नहीं होगा, एक मुश्किल फैसला होगा। लेकिन ये जो बार बार चीजें आती है ना, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है जो हमें नजर आता है, वो ये है कि आप सिस्टम का हिस्सा हैं या नहीं। अगर आप सिस्टम का हिस्सा हैं तो फिर उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए आपको इमरान खान के लिए, पार्टी के लिए मैक्सिमम स्पेस क्रिएट करवानी चाहिए, और अगर आप वो नहीं करवा सक रहे हैं तो फिर सिस्टम का हिस्सा होने का फायदा क्या है? और आपको लगता है कि वो मैक्सिमम स्पेस अब तक क्रिएट नहीं करवाने में नाकाम बुरी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो कुछ भी नहीं है ना। इमरान खान के लिए क्या स्पेस है? इमरान खान अपने जाती नॉलेज को तो दिखा नहीं सके, उनकी दाएं आंख की बिनाई जो है वो तकरीबन खत्म हो चुकी है, तो स्पेस तो बिल्कुल सिफर है ना। फैमिली के साथ मुलाकातें खत्म है, पिछले शायद 6 महीने के अंदर सिर्फ वकील के साथ 2 दफा मुलाकात हुई है, तो स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं। और असद साहब, स्पेस रीगेन करने का वाहिद तरीका वही आप जिस पे जोर दे रहे हैं कि एंगेजमेंट होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि फैसला कर देना, या तो एंगेजमेंट के जरिए करनी है। सिस्टम का हिस्सा होने का फायदा यह है कि आपको एंगेजमेंट के लिए रास्ता खुलता है आपका, ठीक है ना, तो आप उसको इस्तेमाल करें और उस एंगेजमेंट के जरिए कुछ निकलना। ये इस वक्त इतना दबाव है और इतनी एक, मैं तो कहूंगा कि एक हद तक कंफ्यूजन है कि जब ये खबर निकली कि मोहसिन नकवी गए थे और वो सोहेल के साथ, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उनके सोहेल अफरीदी के साथ मुलाकात हुई है, और बैरिस्टर गौर, उसके बाद जो जवाब आया था तो उस जवाब में ये कहा गया कि उसमें सिर्फ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं सूबे के, सिर्फ उसके बारे में बातचीत हुई थी और सियासी कोई बातचीत नहीं हुई थी। भाई क्यों नहीं हुई थी बातचीत? अगर मोहसिन नकवी आपके पास चल के आया था तो मोहसिन नकवी को कुछ चाहिए होगा ना आपसे, इसलिए वो आपके पास आए थे चल के। नहीं, और असद साहब, अलीमा खान साहिबा ने फिर 2 रोज कबल उन्होंने ये बात जरूर की कि बैरिस्टर गौर साहब ने उनको बताया, अलीमा खान साहिबा को, कि मुलाकात जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकातों से मुताल्लिक हुई थी। सो एक अगेन कंफ्यूजन स्टिल प्रिवेल्स। अच्छा, अगर ये कहा है तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने कि आप अगर एंगेज करें तो उस एंगेजमेंट का तो जो पहला हदफ, सबसे अहम हदफ है, वो होना ही चाहिए ना कि इमरान खान के लिए स्पेस क्रिएट करवाई जाए और उनके लिए रास्ता हमवार करने के लिए उसको एंगेजमेंट को इस्तेमाल किया जाए। तो मुझे ये लगता है, और जाहिर है कि कोई आसान फैसले नहीं है, बाहर से मशवरे देना बड़ा आसान है, काम करना मुश्किल होता है, लेकिन या तो आप पूरी तरीके से मुजाहिमत की रास्ते पे निकल जाएं और फिर सिस्टम का हिस्सा होने का फायदा कोई नहीं है आपके लिए, और अगर वो नहीं करना और आपने सिस्टम का हिस्सा रहना है तो फिर उस सिस्टम का हिस्सा रह के फिर पूरे तरीके से एंगेज किया जाए, ताकि उस एंगेजमेंट के जरिए, उस मुफाहमत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। राइट, एंड आपको लगता है असद साहब कि 26 नवंबर 2024 के बाद से मुजाहिमत की वो रास्ता अब तक वो दोबारा इख्तियार नहीं कर सके, या कोई इफेक्टिव किस्म का जो एक प्रोटेस्ट है वो भी नहीं कर सके, सो ये हुकूमत को अब फील हो रहा है कि किसी ना किसी तरह से जो अपोजिशन है वो बिल्कुल ही इस वक्त ऐसे मोड में चली गई है कि कोई प्रेशर ना सियासी दबाव क्रिएट कर पा रही है, और आप ये भी देख रहे हैं आप जो जिस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं उनको बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एक फ्री हैंड मिला हुआ है। ऐसे ही जी, इस वक्त तो प्रेशर बिल्कुल, कम से कम उनके जहन के अंदर कोई इस वक्त वजह ही नहीं है कि तहरीके इंसाफ को जो है वो कोई भी स्पेस क्यों दी जाए। वो आपको गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जिस तरीके से कराए जा रहे हैं वहां पे भी उसकी झलक नजर आती है।
तो इस वक्त तो यही सूरत हाल है कि सिस्टम जो है वो इत्मीनान में है और आलमी सपोर्ट भी मौजूद है और अंदरूनी भी कोई दबाव नहीं है और बस टाइम गुजर रहा है। इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं फिलहाल, तो मुझे कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही। कोई अंदरून खाना कुछ हो रहा हो, अल्लाह करे कुछ हो रहा हो, अगर कोई अच्छी खबर आए। पर असद साहब, आपने जिस तरह ट्वीट में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम चलाने का तमाम बोझ गरीब और मुतवस्सित तबके पर डाला हुआ है, आपने तमाम इंडिकेटर्स, बेरोजगारी में इजाफा, गुर्बत में इजाफा, सरमायाकारी में कमी, जो 20% कमी हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन नंबर्स 11.5% पे आप महंगाई की शरह को लेके जा चुके हैं। इस हुकूमत की बिलखुसूस क्योंकि नून लीग इस वक्त ड्राइविंग सीट पे है, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं है, वो बोझ भी नहीं उठाना चाहती। नून लीग की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? और अभी इकोनॉमिक सर्वे भी आएगा इस रवा माली साल का, उसमें आपको लग रहा है रिपोर्ट कार्ड में क्या आएगा? बच्चा पास हो जाएगा या मुश्किल हालात हैं? नहीं, बच्चा तो फेल हो चुका ऑलरेडी। वो रिजल्ट आने की आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। माँ बाप को पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि बच्चा हमारा फेल हो चुका है। देखें, जो आपकी पहला जो मैंने वो ट्वीट किया था, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि सारे का सारा बोझ जो है, देखें जो आमदनी होती है ना हुकूमत पाकिस्तान की, वफाकी हुकूमत की आमदनी के दो मुख्तलिफ जराए होते हैं। एक जो टैक्स की आमदनी होती है और एक जिसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो भी ऐसी टेक्निकल सी फर्क है, लेकिन उन दोनों को अगर हम अलग अलग देख लें तो टैक्स रेवेन्यू के अंदर, जिस टैक्स के अंदर सबसे तेजी से इजाफा हुआ है इस शहबाज शरीफ हुकूमत के पहले 3 साल के अंदर, वो है तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है। सालाना 45% इजाफा हुआ है, यानी हर साल 45% पिछले साल से ज्यादा तनख्वाहदार तबके से टैक्स लिया गया है। और ये सूरत हाल हो गई है कि पिछले साल तनख्वाहदार तबके से 606 अरब रुपए टैक्स लिया गया और सारे पाकिस्तान के जागीरदार, सब बड़े बड़े जितने भी हैं, तमाम सूबों के मिला के उनसे 10 अरब रुपए का टैक्स भी नहीं वसूल कर सके। वो कोई तकरीबन 8 अरब रुपए के करीब टैक्स वसूल हुआ है। यानी पाकिस्तान के तनख्वाहदार तबके ने जो टैक्स दिया वो तमाम पाकिस्तान के जागीरदारों को मिला के उससे 50 गुना से भी ज्यादा था। इसी तरीके से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से इजाफा किया गया है जिस मद के अंदर, वो है पेट्रोलियम लेवी। जो हर लीटर पेट्रोल डलाते हैं, जो डीजल डलाया जाता है, उसके ऊपर जो हुकूमत टैक्स ले रही है वो 113 अरब रुपए के करीब जो है वो 2021-22 के अंदर उस मद में हुकूमत ने पैसे लिए थे अवाम से। वो इस साल जो है वो 1500 से 1600 अरब के दरमियान वो नंबर होने वाला है। पहले 3 साल के अंदर इस पेट्रोलियम लेवी के अंदर सालाना 119% सालाना इजाफा होता रहा है, यानी हर साल दोगुने से ज्यादा होती रही है। सो तमाम का तमाम बोझ जो है ना वो उठा के आपने डाल दिया। मैंने आपको एग्रीकल्चर टैक्स का बता दिया। जो बड़े ताजिर हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केटों में बैठे हुए हैं, करोड़ों के कारोबार कर रहे हैं, उनसे टैक्स लेने के लिए एक स्कीम लेके रहा है, ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से। उस ताजिर दोस्त स्कीम ने पहला साल, उसी साल में तनख्वाहदार तबके के ऊपर 50-60% टैक्स बढ़ा दिया था। 186 अरब रुपए वसूल किए तनख्वाहदार तबके से इजाफी उस साल के टैक्स के अंदर, और ये पूरी ताजिर दोस्त स्कीम से पूरे पाकिस्तान के अंदर साल में 10 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। सो सारे का सारा बोझ जो है वो मुतवस्सित तबके पे है, वो गरीब पे है, और लग रहा यही है कि अगला जो बजट आने वाला है उसके अंदर भी ऐसा ही होगा। राइट। और जो वफाक है वो मुसलसल एक मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, अब बार बार कह रहा है कि वफाक के पास जो है माली गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, सूबों को या तो माली बोझ खुद उठाना होगा या उनके शेयर में कमी करनी पड़ेगी। आपको वफाक की इस पोजीशन को आप बहरहाल दुरुस्त समझते हैं? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट करता हूं। मैं सिर्फ, आपने इससे पहले जो दूसरा सवाल पूछा था रिपोर्ट कार्ड के ओवरऑल जो है मईशत की परफॉर्मेंस क्या है, मैं सिर्फ 3, 4, 5 जो है सादा हुकूमत के अपने आदाद शुमार, मेरा इसके अंदर कोई राय मौजूद नहीं है, सिर्फ जो हुकूमत ने आदाद शुमार दिए हैं उसका मैं आपको बता रहा हूं। पिछले 50 साल में पाकिस्तान में जिन 2 सालों में सबसे कम सरमायाकारी हुई वो पिछले 2 साल थे। हुकूमत पाकिस्तान ने खुद हमें बताया कि पिछले 4 साल के अंदर गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले पाकिस्तानियों के अंदर तेजी से इजाफा हुआ। हुकूमत पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट ने हमें यह बताया कि अमीर और गरीब का फर्क जो है वो खतरनाक हद तक बढ़ गया है। हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार ने हमें यह बताया कि बरामदात, जिसको बढ़ाए बगैर आप कभी भी IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सके, 4 साल पहले जितनी बरामदात थी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी साल में, इस साल 4 साल गुजरने के बाद उससे कम हो रही हैं।
बढ़ने के बजाय बरामदात कम हो रही हैं, और इन सब चीजों का नतीजा ये निकला है कि जो मजबूरी तौर पे शरह नमू होती है मईशत की, वो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा औसतन पहले 4 साल के अंदर 2.3% रहा है, यानी आबादी के बढ़ने के तनासुब से भी कम। और पाकिस्तान की तारीख के 75 साल दौर के अंदर कोई भी 4 साल ऐसे नहीं है तवातर के जहां पे इतना कम शरह नमू रहा हो। तो ये तो स्कोर कार्ड हुकूमत का ये है। एनएफसी अवार्ड का जो आपने सवाल पूछा था, एनएफसी अवार्ड के ऊपर ये बिल्कुल ठीक है कि इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद और 7th एनएफसी अवार्ड के बाद सूबों के पास वसाइल भी बहुत आ गए हैं और इख्तियारात भी बहुत आ गए हैं, और बहुत ज्यादा इख्तियारात की मरकजियत हो गई है सूबाई लेवल के ऊपर। लेकिन इसका इलाज जो है वो ये नहीं है कि आप वापस अवाम से और दूर कर दें इन इख्तियारात और वसाइल को और आप वफाक के पास लेके आ जाए। इसका हल ये है आईनी तरमीम के जरिए, एनएफसी अवार्ड में तरमीम के जरिए ये पैसा नीचे अवाम के करीब लाया जाए, इख्तियारात भी वसाइल भी मुकामी हुकूमतों के निजाम को आईनी प्रोटेक्शन दी जाए, उनके पास इख्तियारात और वसाइल ज्यादा आए ताकि अवाम के रोजमर्रा के जो मसाइल हैं वो वहां पे हल हो सकें। और इसी से रिलेटेड आखिरी पॉइंट जो है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी हो रहा है, एक बहुत अहम फैसला है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को आप इस्लामाबाद से चला रहे हैं, वो नॉर्दर्न अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है वो इधर से इस्लामाबाद से बैठ के चलाती है। आईनी तरमीम की वहां पर भी जरूरत है, जिसके ऊपर इत्तेफाक राय भी पैदा किया जा चुका था कम से कम मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तरीके इंसाफ के अंदर, कि वहां पर एक इंटरिम स्टेटस में चेंज होगी। आइन के अंदर यह लिख दिया जाएगा कि जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक वोटिंग होगी तो उस रेफरेंडम के अंदर ये लोग जो है अपना फैसला कर सकेंगे कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। उस वक्त तक एक सूबे का स्टेटस दिया जाएगा ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास भी इख्तियारात और वसाइल अपने हाथ में हो। एब्सोल्युटली। मैं असद साहब आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी, मियां साहब की गुज़िश्ता रोज़ की जो गुफ्तगू थी गिलगित बल्तिस्तान में, अभी बड़े चूंकि बिलावल साहब भी बहुत और आप भी देख रहे हैं कि इंतखाबी मुहिम आपने जिस तरह से कहा कि एक जमात को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, बाकी सारे जो है वो मुसलसल एक पुरजोश तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि, और उन्होंने गिला किया कि उन दोबारा से एक मुझे क्यों निकाला का वो अपना बयानिया लेके बज़ाहिर तो नजर आ रहा है कि वो वापस से आ गए। आपको लगता है कि इस नैरेटिव को लेकर वो वापस किसी वजह के बगैर आए? आजकल देखें, उनको दुख जो है ना, ज्यादा दुख इस बात का है वो मुझे क्यों निकाला, तो उनका पुराना दुख हो गया ना। आजकल तो उनका जो दुख है इस वक्त ताजा ताजा जो जख्म हरा है उनका, वो है मुझे क्यों बुलाया। अच्छे भले विलायत बैठे थे, बेहतरीन मौसम था, अच्छी जिंदगी ठंडी गुजार रहे थे, उन बेचारों को उठा के आपने यहाँ पे वापस बुला लिया और अखबारों में इश्तहार निकाल दिए, लोगों का वोट दो वजीर आजम नवाज शरीफ। और जिस वक्त फॉर्म 47 मुकम्मल हो गए तो उसके बाद आपने कहा मियां साहब आप फारिग, और शहबाज शरीफ को आपने हुकूमत दे दी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप भी शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहा है, प्रेसिडेंट शी भी शहबाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं, मियां साहब घर बैठे हुए रुस्से हुए और वो कह रहे हैं कि यार ये तो मेरे साथ बहुत ज्यादती होगी। अच्छा, अब वो अपने भाई का तो गिला नहीं कर सकते ना आवाम के सामने आके, तो और लेकिन दिल उनका भरा हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो कम से कम पुरानी बात की जाए। तो उनको 2017 दोबारा याद आ गया कि 2017 में मुझे निकाला गया था। राइट। और चूंकि तमाम नून लीग जो है उसकी क़यादत ये कहती है कि मियां साहब से रहनुमाई लेके ही तमाम फैसले किए जा रहे हैं, अगर भाई भी चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के हों तो फिर नून लीग जो है असद उमर साहब ये अपकमिंग बजट जो है वो पेश करने के बाद भी कहाँ खड़ी होगी? देखिए, सियासी तौर पे तो फारिग हो चुके ना वो, तो जिस वक्त उन्होंने फॉर्म 47 सबसे पहले ये शुरू हुई कहानी, और अब मैं आज नहीं कह रहा, अब मेरे जो आज से 4 साल पहले के टीवी प्रोग्राम उठा के देख लें, मैं उस वक्त कहता था मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत दफन करने जा रही है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने किया सारे पीपल्स पार्टी वाला सबके साथ मिलके, सारी जिंदगी नवाज शरीफ ने जिनके खिलाफ सियासत की, कहा ये मुल्क दुश्मन है और खा गए, चोर हैं, डाकू हैं, उनके साथ मिलके जिस वक्त उन्होंने की ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो वो तो उनको सियासत उन्होंने अपनी बेड़ा गर्क उस वक्त करती थी। उसके बाद से वो नीचे से नीचे ही जाते चले गए। फॉर्म 47 के बाद उन्होंने हुकूमत कबूल कर ली, उससे जो बची कुची साख थी वो खत्म होगी। मियां साहब 3 दफा के नवाज शरीफ वजीर आजम रहे हुए पाकिस्तान के, एक जाली फॉर्म 47 के ऊपर एक MNA बन के बैठ गए। पता नहीं क्यों, उनको किसने ये मशवरा दिया था और असद साहब 3 बार के वजीर आजम को NOC लेकर गिलगित बल्तिस्तान जाना पड़ा है। बट बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमें इस वक्त ज्वाइन करें। जैल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया
प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जल साहब, जिस तरह से हम एक सिचुएशन देख रहे हैं, ईरान और अमेरिका दोबारा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में कुवैत एयरपोर्ट पे जो है वो हमला किया गया। इस पूरी सिचुएशन से व्हाट डू वी मेक ऑफ इट? ये मामला अभी डील के करीब है, क्योंकि ट्रंप साहब की जो बयानात भी आ रहे हैं उससे भी बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि वो एंगेजमेंट या अभी भी मुज़ाकरात जारी हैं। खामनाई साहब के भी हवाले से वो बात कर रहे हैं कि वो उनसे मुलाकात भी करना चाहते हैं। उनकी तरफ से भी वो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में भी वो दावा कर रहे हैं कि ईरानी सुप्रीम लीडर जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात में भी शरीक हैं। जी, थैंक यू वेरी मच अलीना फॉर हैविंग मी। आई थिंक दोनों साइड जो हैं वो ऑफ कोर्स मिलिट्री रिस्पॉन्सेज, मिलिट्री डोमेन में जब स्ट्रेटजी में आप आगे बढ़ते हैं तो द पर्पस ऑफ मिलिट्री एप्लीकेशन इज, आपके ऊपर अगर दुश्मन हमला करता है या कोई भी फॉर दैट मैटर, तो या तो आप डेटरेंस को मेंटेन रखें, और डेटरेंस मेंटेन हो तो आपने रीगेन करनी होती है डेटरेंस। तो मिलिट्री वीकनेस तो कभी भी ना ईरान शो करेगा ना प्रेसिडेंट ट्रंप करेंगे। ऑफ कोर्स ये चीजें चूंकि सीज फायर के अंदर हो रही हैं, तो सीज फायर के अंदर ये जो मिलिट्री एस्केलेशन है, इट इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस फिनोमेना। और जिस तरीके से अभी देखें ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है कुवैती एयरपोर्ट के ऊपर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इट्स अ सीरियस वायलेशन। इसलिए मैं इसको सीरियस वायलेशन कहता हूँ कि इसकी आउटकम्स किसी तरफ भी जा सकती हैं। हर दफा आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक आउटकम्स नहीं हो सकती। लेट्स से कि जो रिस्ट्रेंट शो हो रहा है, या कुवैत आज प्रेशर डाल देता है अमेरिका के ऊपर कि जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के साथ हम अटैच्ड है एंड यू रिस्पॉन्ड टू इट, तो फिर देन अगेन वी हैव अ सिचुएशन। और अगर वो अबंडन करता है इनको कतर और ये कुवैत और इन मुल्कों को अगर अबंडन करते हैं अमेरिकन, तो वो एक और सिक्योरिटी जो कॉन्टेक्ट्स हैं इनके या जो आपस में एस्टेब्लिश इनकी रिलेशनशिप है, दैट विल बी अंडर क्वेश्चन। सो दीज आर सीरियस वायलेशन। बट हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में दोनों, मैंने आज ट्वीट भी किया सुबह कि ये दोनों एस्केलेट किया है इन्होंने बेसिकली टू नेगोशिएट, कि नेगोशिएशन के टेबल पे अभी इन्होंने अपनी जो भी अचीवमेंट्स लेनी है, जो नोशन ऑफ विक्ट्रीज लेने हैं, जो भी वट एवर दे हैव टू गेन इन दी इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डोमेन्स, वो सारा इन्हीं नेगोशिएशंस पे डिपेंडेंट हुआ है। और वो इसलिए हुआ है, डिपेंड कर रहा है कि जो मिलिट्री एस्केलेशन जो पास्ट में भी हुई उसने इनको चेकमेट नहीं दिया। दे हैव नॉट बीन एबल टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली। तो मिलिट्री अहदाफ भी जो है वो भी उनको पॉलिटिकल एम्स को, क्योंकि अमेरिका के पॉलिटिकल एम्स तो ऑलरेडी कंफ्यूज थे, पहली बात तक थे ही नहीं, और थे भी तो कंफ्यूज थे बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप वाज पुश्ड इनटू वॉर बाय नेतन्याहू एंड नाउ ही इज नॉट लेटिंग हिम टू गेट आउट ऑफ दिस वॉर। दैट्स वाई ये जो ट्वीट हो रही है, जो उनकी आपस में बातचीत हो रही है, जिसके बहुत जिक्र हो रहा है आज, विच हैज़ वेरी वेरी सीरियस वर्ड्स इन इट जो उन्होंने कहे हैं, तो ये सामने प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अब कहा है कि यस मैं प्रिटर्ब था और मेरी प्रिटर्ब कॉल हुई है, तो ये इज एक्सेप्टेड कि जो भी बातचीत हुई है, और बड़े मखसूस ग्रुप्स के जरिए या मखसूस जो चैनल्स हैं उन्हीं के जरिए प्रेसिडेंट ट्रंप की ये चीज़ें लीक की जाती हैं फॉर द इंटरनेशनल असेसमेंट्स और मैसेजिंग। तो ये नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं। राइट, एंड आप कह रहे हैं जल साहब के ये एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश है थ्रू दीज अटैक्स परहैप्स एज वेल, बट इसके ये अगर हमें नजर आएगा जन साहब, जितना ये तवील होता है ये मामला, जितनी ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग करता है, तो इसके फर्दर जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आप क्या देख रहे हैं? वी वर टोल्ड के डे वन से ही इस वॉर के जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अमेरिका को भी एक उसकी वल्नरेबिलिटी विंडो जो है वो ओपन हो गई है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 5 दफा पोस्टपोन कर चुके हैं अपनी डेडलाइंस। अब मार्च से 21 मार्च ऑनवर्ड हम ये सिलसिला देख रहे हैं कि डेडलाइन देते हैं फिर उसको पोस्टपोन कर देते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट, 29-30 बिलियन डॉलर की तो हम बात सुन रहे हैं कि इतना तो एक्सपेंडिचर, और एवरी डे इट हैज अ कॉस्ट। फिर आपने ब्लॉकेट लगाया हुआ है, योर ट्रुप्स आर डिप्लॉयड, एवरी डे यू आर पेइंग। ये एक तो कॉस्ट ऑफ वेपन्स आपको नजर आ रही है ना, लेकिन इसकी जो रेफरेंस कास्ट है वॉर की और उसके जो पोस्ट कास्ट है वो तो बहुत ऊपर चली गई होगी, आई एम श्योर। और उसका इम्पैक्ट फिर आ रहा है। फिर ग्लोबल इकोनॉमी का इतना प्रेशर बढ़ चुका है, उस कॉस्ट को तो हम एस्टिमेट ही नहीं कर रहे। आज देखें ना, जापान जैसे मुल्क ने 19 बिलियन डॉलर की सब्सिडीज अनाउंस की हैं बिकॉज ऑफ द pressures of the war. So there are serious calculations. But anyways,
मिलिट्री, जैसे मैंने पहले कहा कि मिलिट्री एस्केलेशन की तरफ अब उस लेवल पे शायद न जाएं, क्योंकि एक तो ये कॉस्ट जो आपने जिक्र किया ये भी फिनोमिना है, लेकिन उसके अलावा ये वो चेकमेट मिल नहीं रहा ना। देखिए, ना सॉवरेनिटी खत्म हुई, चैलेंज हुई ईरान की, ना उसकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज कोई चैलेंज हुई, ना आपने ट्रुप्स ऑन ग्राउंड किए, ना रिजीम के अंदर कोई तब्दीली आई। तो ये चीजें वो दे कुडंट अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट्स व्हाई दे हैव ट्रांजिटेड टू दिस नेगोशिएशंस। अब दो चीजें हैं जो मेरी नजर में आड़े आ रही हैं। एक तो ये जो माइंड सेट है इस लीडरशिप का जो बातचीत कर रही है दोनों साइड्स पे, वो उस मिसट्रस्ट को, वो 47 इयर्स की हिस्ट्री को, वो पास्ट को निकल, इतनी ज्यादा स्टेक्स ऊपर हाई है और इतना ज्यादा प्राइड और लॉट मेनी थिंग्स आर अटैच्ड टू दैट कि वो उस माइंड सेट से निकल ही नहीं रहे। नेगोशिएशंस हो भी रही हैं लेकिन ट्रस्ट के साथ नहीं हो रही, बातचीत हो भी रही है लेकिन ट्रस्ट के साथ नहीं हो रही, क्योंकि नोबडी नोज। और उस ट्रस्ट को डैमेज करने में सबसे बड़ा हाथ उस स्पॉइलर का है जो बीच में मौजूद है, विच इज द बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। और नेतन्याहू और वो जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो दे आर स्टिल इफेक्टिव। और लॉबी भी जो है या इजराइलीज जो है वो दे आर नॉट ट्रस्टिंग ईरान कि ईरान ऐसा नहीं करेगा। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट। वो बेसिक फंडामेंटल जो प्रॉब्लम आ रही है वो वहां पे आ रही है। बट यू फील जन साहब के ये डील की तरफ जो है वो मामला आपको नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जल्द जो है वो ये डील जो है वो स्ट्राइक होते हुए दिखाई दे सकती है? डील का तो मैं अभी नहीं कह सकता, इट्स एवॉल्विंग सिचुएशन, डील इज फॉर अवे, लेकिन जो फ्रेमवर्क टू हैव डिस्कशन ऑन द डील जो है वो मुझे एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। राइट। सीनियर दिफाई तजज़ियाकार जनरल जाहिद, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, जमहूरियत की असल कामयाबी अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी से ज़ाहिर होती है। अवाम की आवाज़ सुनना कमज़ोरी नहीं, अच्छी हुक्मरानी की अलामत है। इख्तलाफात को मुज़ाकरात से हल करें, क्योंकि सियासी बहरान का बोझ अवाम उठाते हैं। इसी के साथ ही हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।